कबूतर एक जंगल में रहा करता था। उसका छोटा सा परिवार था। उसकी बीवी मोरनी और उसकी बेटी चिड़िया। कबूतर दिन रात मेहनत करके चूड़ियां बनाया करता था और फिर उसे बाजार में बेचा करता था। उसके पड़ोस में रहने वाला एक कौवा, जिसकी एक बड़ी चूड़ियों की दुकान थी, वो चूड़ियों के साथ साथ श्रृंगार का सामान भी बेचा करता था। कौवा कबूतर जैसी मजबूत और खूबसूरत चूड़ियां नहीं बना पाता था। एक बार उसने कबूतर से बोला, कबूतर मियाँ, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, मेरी दुकान बड़ी है और जगह भी अच्छी है और तुम अच्छी चूड़ियाँ बना लेते हो। तुम मुझे अपनी चूड़ियाँ बेच दिया करो। तुम इस ठेले पे चूड़ियाँ सिर्फ थोड़ी मिकदार में ही बेच पाते हो। कबूतर जवाब देता है, कौवे भैया, मुझे मेरे इस काम में बहुत खुशी मिलती है। भले हो मैं थोड़ा कमाता हूँ, थोड़ी चूड़ियाँ बेचता हूँ, पर मैं काम खुद ही करूँगा। ठीक है भाई, तुम्हारी अपनी मर्जी। मैं सोच रहा था तुम्हारी मदद कर दूं। तुम सारा दिन इस ठेले को इधर उधर लिए फिरते हुए थक जाते होगे। कौवे भाई, जो मेरी किस्मत का है वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अगर ऊपर वाले ने मेरी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा है तो मुझे मिलकर रहेगा। कौवा एक चालाक और मक्कार दुकानदार था। कबूतर इस बात को अच्छी तरह जानता था। घर पहुंचते ही ये बात कबूतर ने अपनी बेटी चिड़िया और बीवी मोरनी को बताई। उसकी बेटी चिड़िया कहती है, बाबू, आपने ठीक किया है। ये कौवा चाचा तो बहुत चालाक है। आपसे चूड़ियां सस्ते में खरीदकर खुद हजारों रुपए कमाएंगे। बीवी मोरनी भी अपनी बेटी की हाँ में हाँ मिलाकर कहती है, चिड़िया बेटा बिल्कुल ठीक कह रही है। हम थोड़ा खाकर ही खुश हैं। हमें कौवे की मक्कार हरकतों में नहीं आना। ये अपनी कच्ची चूड़ियों में हमारी अच्छी चूड़ियों को भी मिलाकर बेचेगा। तभी कबूतर की बेटी कबूतर को कुछ दिखाती है और कहती है, बापू, ये देखिए, जंगल में चूड़ियों का एक मेला लगा है। इसमें बहुत सारे चूड़ी वाले अपनी चूड़ियों को दिखाने आएंगे। जिसकी चूड़ियां सबसे प्यारी होंगी उसे 5000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। बाबू, आप भी अपनी चूड़ियां लेकर वहाँ जाए ना और इस मुकाबले में हिस्सा लें। कबूतर जवाब देता है, अरे बेटा, मैं भला कहाँ जीत पाऊंगा। बहुत से लोग लाइन में लगे हैं जो जीतना चाहेंगे। इस बात पर मोरनी कहती है, अगर चिड़िया बेटा कह ही रही है तो तुम हिस्सा ले लो। इसमें क्या बिगड़ जाएगा। बीवी और बहन लोग वहाँ बातें कर रहे होते हैं। कोई कह रहा होता है, बताओ भाई, चूड़ियों की तो पूरी दुनिया है यहाँ। कितने अलग अलग रंगों की हैं। अरे देखो देखो, सब तरह तरह के रंग की और डिजाइन की वाली है। देखो तो सही। लोग मेले में मजा कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से उस मुकाबले के जज बाहर आते हैं, चील और उसकी बीवी। चील इधर उधर रंग बिरंगी चूड़ियाँ देखकर अपनी बीवी से कहता है, बेगम, ये देखो, मैंने कहा था ना, हमें यहाँ चूड़ियों की बहुत सी वैरायटी देखने को मिल जाएगी। चील की बीवी जवाब देती है, हाँ, इस जंगल में तो बहुत कुछ बदल गया है और ये मेला तो काफी कमाल का है। चलते चलते वो कबूतर की दुकान के पास से गुजरती है और उसे रुकने को कहती है और कबूतर से कहती है, भैया, ये चूड़ियाँ आपने खुद बनाई हैं, बहुत प्यारी दिख रही हैं। जी हाँ, मैं सालों से चूड़ियाँ ही बना रहा हूँ। मुझे ये चूड़ियाँ मजबूत भी दिखती हैं। हम इन्हीं चूड़ियों को ऑर्डर दे देते हैं। एक काम करें कबूतर, आप इस चूड़ियों के 10,000 सेट मुझे 15 दिन में तैयार कर दीजिएगा और ये आपके 20,000 रुपए इस ऑर्डर के एडवांस। ये सब अचानक इतनी जल्दी हुआ कि कबूतर कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तैयार कर दूंगा सब ऑर्डर आपका। चील और उसकी बीवी मुकाबले के जज बनकर आए थे।
मगर इन्हें कबूतर की चूड़ियां इतनी पसंद आईं कि उन्होंने इस मुकाबले का इनाम भी उसे दे दिया। ये सब देखकर कौवा बहुत जल रहा था। ये गरीब, इसकी इतनी औकात, मैं चूड़ियों का ऑर्डर पूरा होने के लायक ही नहीं छोड़ूंगा इसको। कबूतर घर आकर अपनी बीवी और बेटी को सारी बात बताता है और जीती हुई रकम और नए ऑर्डर की रकम भी दिखाता है। दोनों माँ बेटियाँ भी बहुत खुश हो जाते हैं। उसकी बीवी मोरनी कहती है, देखा, हमारी बेटी की बात मानकर कितना बड़ा शगुन हुआ है। अगर तुम ना जाते तो इस मुकाबले में जीत सकते थे। और क्या इतना बड़ा ऑर्डर कभी मिल सकता था? हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा। चिड़िया बेटी भी खुशी खुशी अपने बापू से कहती है, देखा बापू, मैंने आपके लिए अच्छा विचार किया था ना। सारे खुशियाँ मनाने लगे और अच्छा सा रात का खाना भी बनाया और खाया। अगली सुबह कबूतर अपनी बीवी से कहता है, चलो मैं जरा सामान बाहर से ले आता हूँ, फिर ऑर्डर शुरू करूँगा। उसकी बीवी मोरनी उसको कहती है, सुनो जी, मौसम बहुत खराब है, ज्यादा देर ना करना। हाँ, तुम फिक्र ना करो, मैं जल्दी आ जाऊँगा, तुम दरवाजा बस बंद रखना। कबूतर सामान लेने चला गया। रास्ते में कुछ आवारा कौवे उसका पीछा कर रहे थे। क्या बात है भाई, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? उन आवारा कौवों ने कुछ नहीं बताया और कबूतर को डंडों से मारना शुरू कर दिया। अरे छोड़ो मुझे, क्यों मार रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आवारा कौवे ये कहते हुए चले गए, हाथ पाँव की हड्डियाँ तो टूट ही गई होंगी। अब देखते हैं ये ऑर्डर की चूड़ियाँ कैसे बनाएगा। कबूतर की बीवी और उसकी बेटी को जब इस सारे वाक़ये का पता चलता है तो फौरन भागकर उस जगह जाते हैं। चिड़िया चिल्लाती है, बापू, ये क्या हो गया है आपको? आंखें खोलो बापू, ये हालत किसने की है आपकी? कबूतर की बीवी और बेटी ने किसी तरीके से कबूतर को उठाकर अस्पताल पहुंचाया और उसकी पट्टियां करवाईं और घर ले आए, बिस्तर पर लिटा दिया। उस वक्त किसी भी तरीके से कैसे भी करके चूड़ियों का ऑर्डर पूरा करके कबूतर ने दिया। मगर उस दिन के बाद कबूतर की हालत बहुत खराब रहने लग गई। कुछ दिनों बाद कबूतर की मौत हो गई और चिड़िया और मोरनी अकेले रह गए। कौवा इन्हें हर तरीके से तंग करता था क्योंकि वो कबूतर की बनाई हुई चूड़ियां लेना चाहता था। भाभी मोरनी, आप कहाँ बाजारों में जलील होंगी। आप मुझे ये सारी चूड़ियाँ दे दें, मैं बेचकर आपको पैसे ला दिया करूँगा। आपका भी काम चलता रहेगा और मेरा भी। तुम यहाँ से दफा हो जाओ, वापस ना आना। तुमने मेरे पति की जान ली है और मैं तुम्हारे साथ व्यापार क्यों करूं? तुम एक निहायत लालची और मक्कार हो। चले भाभी, अब तो जो होना था हो गया, मगर मैंने आपके पति को नहीं मारा। अब आप जज्बाती होकर अपने पति जैसी बेवकूफी ना करें। तुम यहाँ से जाते हो या मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको इकट्ठा कर लूं कि तुम एक बेवा को तंग कर रहे हो और उसके पति की चीजों पर कब्जा करना चाहते हो। मोरनी बहुत गुस्से में बोली। कौवा वहाँ से चला जाता है और अपनी दुकान पे सिंगार के सामान को बेचना शुरू कर देता है। वो मोरनी की बातें सुनकर बहुत जल कर रहा होता है और उसके दिल में इंतकाम की आग जल रही होती है। चिड़िया की माँ मोरनी एक दिन अपने घर में परेशान बैठी होती है और सोचों में गुम होती है। चिड़िया माँ के पास जाती है। क्या हुआ माँ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं बेटा, तुम खेलो जाके। माँ बताइए ना, क्या सोचकर परेशान हो रही हैं? हम एक दूसरे को बात नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? बेटा तुमने सही कहा, हमारे एक दूसरे के बिना है ही कौन। मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे बाप की बनाई हुई चूड़ियाँ भी खत्म होने को आ गई हैं। अब आगे गुजारा कैसे होगा? मुझे तो ये काम आता ही नहीं। चिड़िया बेटी मुस्कुराते हुए बोली, बस इतनी सी परेशानी? तुम इसे छोटी सी परेशानी समझती हो? ये एक आफत है हम पे। माँ आप परेशान ना हो, मैंने बचपन से बापू से
बहुत कुछ सीखा। इन्हें देख देख के ही बड़ी हुई हूँ। मैं चूड़ियाँ बना सकती हूँ। चिड़िया बेटा, दिलासा देने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम्हें कैसे बनाने आ सकती हैं। तुमने पहले कौन सा बनाई है? माँ, आप बस देखती जाएं। चिड़िया ने कुछ सामान इकट्ठा किया और चूड़ियाँ बनाना शुरू कर दी। चिड़िया की माँ सब हैरानगी से देख रही थी। चिड़िया ने बिल्कुल अपने बाप जैसी बहुत उम्दा और खूबसूरत चूड़ियाँ तैयार की। उनकी डिजाइन पहले से भी ज्यादा प्यारे थे। उसके काम में बहुत सफाई थी। दोस्तों, हमें जिंदगी में सिर्फ उसी काम पे ज्यादा फोकस रखना चाहिए जिसमें हम माहिर हैं और उसे करना अच्छा भी लगता है। कामयाबी तभी हमारे पास आती है। चिड़िया और उसकी माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ। चिड़िया अपने बाप के काम में माहिर निकली और उसे इतनी महारत थी कि वो अच्छी और नए नए अंदाज की चूड़ियाँ बनाया करती थी। चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, अब आप बाजार जाकर बेचा करें। अब आप ये चूड़ियाँ घर घर जाकर भी बेचा करें। मोरनी एक टोकरी में चूड़ियाँ रख के जंगल के हर घर के सामने जाकर आवाज लगाती है, चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, सबसे मजबूत चूड़ियाँ। घर के पास आवाज सुनकर सारी औरतें निकल आती हैं और अपनी अपनी पसंद की चूड़ियाँ खरीदती हैं। यूं जब शाम को मोरनी घर आती है तो उसकी तमाम चूड़ियाँ बिक चुकी होती हैं और टोकरी खाली होती है। यूं इसी तरह दिन रात गुजरते गए और वो इसी तरह चूड़ियाँ बेचकर गुजारा करते। एक दिन हर रोज की तरह मोरनी टोकरी लेकर घर से निकली। रास्ते में मौसम बहुत खराब हो गया। उनका रास्ता एक दरिया के ऊपर से जाता था। अचानक बिजली की चमक से मोरनी डरकर दरिया में गिर गई और उसे उस दरिया में मौजूद मगरमच्छ ने खा लिया। ये सब एक सफेद कबूतर देख रहा था। जब शाम तक मोरनी घर न आई तो चिड़िया इसे ढूंढने चली गई। माँ, माँ, कहाँ हो? माँ, आप सुन रही हो ना मुझे? माँ, कहाँ हो? सफेद कबूतर ने जब उसे देखा तो चिड़िया के पास आके उसे बताया कि तुम्हारी माँ बिजली की चमक की वजह से दरिया में गिर गई है और एक मगरमच्छ ने उसे खा लिया है। वो अब इस दुनिया में नहीं रही। चिड़िया पे तो जैसे किसी ने आफत गिरा दी हो। वो रोती हुई घर चली गई और फिर यूं रोते रोते और काम करते उसे कुछ दिन गुजर गए। चिड़िया अपनी माँ के जाने के बाद बहुत उदास और कमजोर होती जा रही थी। इर्द गिर्द के पड़ोस में रहने वाले बुजुर्गों ने फैसला किया कि हमें चिड़िया की शादी करवा देनी चाहिए ताकि उसे कोई सहारा मिले और वो अपनी उदासी से बाहर आ सके। फिर एक दिन बुजुर्ग उल्लू ने चिड़िया से आकर कहा, चूड़िया बेटा, तुम्हारे माँ और बाप हमारे साथ ही शुरू से रहे हैं और वो दोनों बहुत अच्छे थे। किसी से उनकी कोई लड़ाई नहीं थी, मगर उनके जाने के बाद तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जा रही। हमने फैसला किया है कि तुम्हारी शादी करवा दी जाए ताकि तुम्हें आराम मिले। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? नहीं उल्लू चाचा, आप बड़े हैं और मेरा भला ही सोचते होंगे। आपको जैसा बेहतर लगे। उल्लू अपने घर वापस चला जाता है। चिड़िया दिल में थोड़ा सोचती है कि शायद अब उसकी जिंदगी दुखों से निकल जाएगी और मैं यहाँ अकेली रहकर करूँगी भी क्या। दूसरी तरफ कौवा अपनी मक्कार हरकतों से बाज नहीं आता और अपना नकली सिंगार का सामान बेच बेच कर लोगों की सेहत के साथ खिलौना खेल खेल रहा था। उसकी प्रोडक्ट लगाने से लोगों की जिल्द पर दाने और जिल्द जलना शुरू हो गई थी। उसकी शिकायत पुलिस को कर दी गई और उसे पुलिस पकड़ कर ले गई। इधर उल्लू चिड़िया के लिए एक बहुत प्यारे चिड़े कुकू का रिश्ता लेकर आया और यूं बात पक्की हो गई और उसकी शादी हो गई। जब चिड़िया अपने ससुराल जा रही थी तब उसे लगा अब हालात बदल जाएंगे। मैं सिर्फ घर के काम करूंगी और कुकू अपना बाहर से काम करके कमा कर लाएगा। मगर दोस्तों, अभी चिड़िया के इम्तिहान और भी बाकी हैं जिसे उसका इल्म नहीं है। कुछ समय गुजरने के बाद, कुकू, घर का सारा सामान आज रात तक खत्म हो जाएगा और घर कुछ नहीं है खाने को। हमारा तो अब एक प्यारा सा
आता है। आसपास के तमाम जंगल में सारे काम शदीद तूफान के बाद बंद हो गए हैं और अब मुझे कोई काम नहीं मिल रहा। मैं रोज ढूंढने जा तो रहा हूँ। हम कैसे गुजारा करेंगे और इस बच्चे को कैसे पालेंगे? इतनी देर में दरवाजे पर कोई आता है। कुकू दरवाजा खोलने जाता है। दरवाजे पर बैंक वाला होता है। वो उसे एक बैंक का नोटिस देकर चला जाता है। कुकू अंदर आकर उसे खोलता है और पढ़कर परेशान हो जाता है। क्या लिखा है इसमें और ये कहाँ से आया है? इसे पढ़कर आप इतना परेशान क्यों हो गए हैं? कुछ नहीं, ये बैंक से आया है। क्या लिखा है इसमें? मैंने बैंक से कर्जा लिया हुआ था, उसकी किस्त नहीं दे सका था। अगर कल तक किस्त ना दी तो वो हमारा घर नीलाम कर देंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? ये छत भी नहीं रहेगी तो हम और हमारा बेबी कहाँ रहेंगे? तुम परेशान ना हो, मैं ऐसा करता हूँ किसी से उधार लाकर बैंक वालों से अपना घर तो बचाऊं, बाकी बाद में देख लेंगे। चिड़िया सोच में गुम हो गई कि ये सब क्या होने को जा रहा है। ये जंगल भी नया है, हम कहाँ जाएंगे और ये सब मुसीबतें आन पड़ी हैं। कभी काम बंद हो जाता है, कभी घर नीलाम होने की खबर आ जाती है। तुम दरवाजा बंद करो, मैं आता हूँ अभी। ये कहकर कुकू चला जाता है किसी से पैसों का इंतजाम करने के लिए। कुकू पैसे इकट्ठे करने में कामयाब हो जाता है और बहुत खुश होकर वापस आ रहा होता है कि अब चिड़िया परेशान नहीं होगी। मगर दोस्तों, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि अभी चिड़िया का इम्तिहान और भी है। अभी ऊपर वाले ने उसे और परीक्षा में डालना है। कुकू जब पैसे लेकर वापस आ रहा होता है तो रास्ते में उसे कुछ लुटेरे लूट लेते हैं और सारे पैसे ले जाते हैं। मगर वो कुकू को इतना मारते हैं कि उसकी एक टांग टूट जाती है। कुकू को लोग उठाकर अस्पताल ले जाते हैं और पट्टियां करवाकर घर छोड़ आते हैं। कुकू चिड़िया को सारा वाकया बताता है और दोनों रोने लग जाते हैं क्योंकि कल घर की नीलामी भी हो जानी थी। चिड़िया और कुकू का बच्चा भी अंडे से बाहर आ चुका होता है। अगले दिन बैंक वाले घर फारिग करवा देते हैं और कुकू, चिड़िया और उसका बेबी वहाँ से चले जाते हैं। कुकू कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त का घर ले लेता है। उसका दोस्त उससे कहता है, जब तक तुम्हारा घर का नहीं कुछ हो जाता तुम यहाँ सुकून से रहो। कुकू का दोस्त चिड़िया से पूछता है, भाभी किसी चीज की जरूरत हो तो जरूर बताइएगा। नहीं भाई, आपने पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब हम आपको मजीद परेशान नहीं कर सकते। भाभी सीधी सी बात है, अब कुकू कोई काम नहीं कर सकेगा। क्या मैं आपके लिए कोई काम ढूंढूं ताकि आप घर के लिए कुछ कमा सकें? आप इसके बारे में सोचें। जी भाई, अगर आप मुझे कुछ सामान ला दें तो मैं अपना काम शुरू करूंगी। मुझे चूड़ियाँ बनाने में बहुत महारत है। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको जो सामान चाहिए बताएं, मैं ला कर देता हूँ। आप अपना काम शुरू करें। कुकू का दोस्त चिड़िया को चूड़ियाँ बनाने का सारा सामान ला देता है। चिड़िया उसी दिन से चूड़ियों को बनाना शुरू कर देती है। कुकू इसकी खूबसूरत चूड़ियाँ देखकर हैरान हो जाता है और चिड़िया से कहता है, ये वाकई तुमने बनाई है। इतनी खूबसूरत चूड़ियाँ कहाँ से बनानी सीखी? ये सब मैंने अपने बाबू से सीखा है। वो जंगल नया था। चिड़िया को भी ये नहीं पता था कि यहाँ की औरतें कैसी चूड़ियाँ पसंद करती हैं। मगर उसने बहुत खूबसूरत और मजबूत चूड़ियाँ तैयार की और अपनी माँ की तरह टोकरी में रखकर जंगल के हर घर के सामने आवाज लगाना शुरू कर दी। चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, अच्छी चूड़ियाँ। जंगल की तमाम औरतें घरों से बाहर आकर चूड़ियाँ देखकर बहुत खुश हुई और चिड़िया की बनाई हुई चूड़ियों की तारीफ भी की और उसे खरीदना शुरू कर दिया। पहले दिन की कमाई चिड़िया को बहुत मुनाफे के साथ हुई। चिड़िया सोच भी नहीं सकती थी कि उसके पहले दिन में इतनी आसानी हो जाएगी। चिड़िया हर रात अब एक न्यू डिजाइन तैयार करके ले जाती और पूरी टोकरी बेचकर आ जाती। चिड़िया ने कुछ महीनों बाद चूड़ियों के मुनाफे से अपना घर बना लिया। अब वो अपने घर में रहते थे। चिड़िया को अब बहुत बड़े बड़े ऑर्डर भी आना शुरू हो गए थे।
गोविंद नाम का एक चिड़ा था जो अपनी 4 बहनों के साथ रहता था। माता पिता के देहांत के बाद गोविंद ही था जो अपनी चारों बहनों का ख्याल रखता था। गोविंद का सिर्फ एक ही सपना था जो उसके पिताजी मरते वक्त उसे कहकर गए थे। चारों बहनों की शादी करवाने के लिए गोविंद कड़ी मेहनत कर रहा होता है। चारों बहनों में से बड़ी बहन का नाम था सावित्री, जो अपने स्वभाव से काफी ज्यादा अच्छी थी, समझदार थी, घर के काम संभालती थी। दूसरी बहन का नाम था सीता, जो अपने स्वभाव से सावित्री की तरह ही थी। सीता का पढ़ना बहुत पसंद था, वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती थी, पर गोविंद के पास पैसे न होने के कारण वो कभी भी इस बात को गोविंद को नहीं बताती थी। इस बात से सावित्री भी रूबरू थी। वह सीता भी इस बात को अपने भाई के पास पैसे न होने की वजह से जिम्मेदारी होने के कारण कभी भी नहीं बताती थी। तीसरी बहन का नाम था गोलू, जो अपने नाम की तरह ही गोल मटोल थी। उसका काम था सिर्फ खाना पीना। उसे खाना पीना बहुत पसंद था। खाने की शौकीन गोलू का सिर्फ एक ही सपना था कि वो शहर जाकर वहाँ की स्पेशल डिश ट्राई करे और उनके बारे में लोगों को बताए। चौथी बहन का नाम था वृंदा, जो कि थी एक लड़की ही, पर उसका बर्ताव लड़कों जैसा था। घर में छोटी होने के नाते बहुत नखरे हुआ करते थे और सारे नखरे वृंदा के गोविंद और उसकी बहनें उठाया करते थे। गोविंद के पड़ोस में एक सरोज नाम की लड़की रहती थी। सरोज और गोविंद एक दूसरे को बचपन से प्यार करते थे, पर इनका ये प्यार शादी में बदलता उससे पहले ही उनके पिताजी और माता का देहांत हो गया था, जिसकी वजह से गोविंद के ऊपर उनकी बहनों की जिम्मेदारी आ गई थी, जिसकी वजह से गोविंद सरोज से शादी नहीं कर पा रहा था। गोविंद का सिर्फ एक ही मकसद था, अपनी चारों बहनों की शादी करवा देना, जिसके बाद वो सरोज के साथ शादी कर लेता। अपने पिता को दिए हुए वादे की वजह से अभी तक गोविंद सरोज से शादी नहीं कर पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ सरोज के लिए हमेशा दिन ब दिन कोई न कोई रिश्ते उसके पिताजी लाया ही करते थे। उसके पिताजी को गोविंद और सरोज के बारे में सारी सच्चाई पता थी, पर सरोज के पिताजी को ऐसा लगता था कि गोविंद कभी भी अपनी बहनों की शादी पूरे ढंग से नहीं करवा पाएगा। तब तक सरोज पूरी तरह से बूढ़ी हो जाएगी और गोविंद भी बूढ़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से सरोज के पिताजी उसके लिए रिश्ते हमेशा लाया करते थे और उसकी शादी की बात किया करते थे। पर हर बार सरोज लाए हुए रिश्तों को ठुकरा देती थी, जिसकी वजह से सरोज के पिताजी पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। सरोज के पिताजी ऐसा सोचते थे कि गोविंद की 4 बहनें हैं और उसके पास खेत खाद भी कुछ नहीं है, तो कैसे वो अपनी चारों बहनों की शादी करवा पाएगा। तब तक तो मेरी बेटी पूरी तरह से बूढ़ी ही हो जाने वाली होगी। अगर गोविंद की बहनों का शादी नहीं हुआ तो मेरी बेटी से कौन शादी करेगा। इस वजह से सरोज के पिताजी उसके लिए एक रिश्ता लेकर आते हैं और जबरदस्ती सरोज को उससे शादी करने के लिए कहते हैं। इस बात को सरोज गोविंद को बताती है, जिसके बाद गोविंद सरोज के घर पर आकर हाथ जोड़कर उनसे कहता है कि अभी सरोज का रिश्ता ना करवाए, उसे कुछ साल की मोहलत दे दे, जिससे वो अपनी बहनों की शादी करवा लेने के बाद सरोज के साथ शादी कर लेगा। बहुत मिन्नतों के बाद सरोज के पिताजी मान जाते हैं। गोविंद की जिंदगी में एक दिन खुशी का मौका आता है, जहाँ सावित्री के लिए एक अच्छे लड़के का रिश्ता आया रहता है, जिससे सारे परिवार वाले बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गोविंद भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है सावित्री के लिए रिश्ता देखकर। दोनों की बातचीत होती है। दहेज देते हुए 10 लाख का खर्च कर गोविंद सावित्री और उस लड़के की शादी करवा देता है, जिसके बाद गोविंद अपने बचे हुए बहनों की शादी करवाने के लिए अपनी किडनी बेच देता है। इस बात से सारे परिवार वाले अनजान रहते हैं। वो कहीं दूसरे शहर में चला जाता है और वहाँ अपनी किडनी को 50 लाख में बेच देता है। एक किडनी बिक जाने के कारण गोविंद बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। घर आने के बाद गोविंद इस बात को किसी को भी नहीं बताता। गोविंद के पास पैसा हो जाता है अपनी चारों बहनों की शादी करवाने के लिए। 3 बहनें बची हुई थी जिनकी शादी के लिए रिश्ते गोविंद ढूंढ रहा था। अब गोविंद के पास पैसे हो गए थे उसकी किडनी बेचकर। अब गोविंद को किसी भी चीज की कोई टेंशन नहीं थी। गोविंद अपनी बहनों के लिए रिश्ते ढूंढ ही रहा होता है कि तभी उसे बहुत ही चौंका देने वाली खबर मिलती है। उसकी बहन सावित्री की मौत की खबर, जिसे
देखकर गोविंद चौंक जाता है। गोविंद और उसका परिवार जब सावित्री के घर पर जाता है तो मोहल्ले वाले बताते हैं कि सावित्री की मौत दहेज की वजह से हुई है। दहेज कम पड़ गया था लड़के वालों को, जिसकी वजह से हमेशा वो सावित्री को टॉर्चर किया करते थे और एक दिन उन्हें सावित्री को मौत ही दे दी, जिसे सुनकर गोविंद इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता और गोविंद ठान लेता है कि वो अपनी तीनों बहनों को अपने पैरों पर खड़ा करेगा। इस बात की खबर जब सरोज के पिताजी को होती है तो सरोज के पिताजी सरोज को अपने बनाए हुए रिश्ते पर शादी करने के लिए कहते हैं, जिसके लिए सरोज फिर से अपने पिताजी को मना करती है। सरोज के लाख मना करने के बावजूद भी उसके पिताजी राजेश के साथ सरोज का रिश्ता फिक्स कर देते हैं। इस बात को सरोज गोविंद को बताने आती है, जहां गोविंद इस बात को सुनकर सरोज के पिताजी के पास आता है और फिर से उनसे मिन्नतें करता है, पर इस बार सरोज के पिताजी नहीं मानते। जिसके बाद गोविंद सरोज के पिताजी को कह देता है कि मैं जब तक अपनी तीनों बहनों को उनके पैरों पर खड़ा नहीं कर लेता तब तक मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। तब तक अगर इंतजार करना है तो कर लीजिए, अगर नहीं करना है तो आप सरोज की शादी किसी से भी करवा सकते हैं। ऐसा कहकर गोविंद वहाँ से चला जाता है। गोविंद जब घर पर आता है तो अपनी तीनों बहनों से कहता है, अब मेरा मकसद तुम्हारी शादी करवाना नहीं है, तुम लोग जितना भी पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो और तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा रहना है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा भी हाल उस सावित्री की तरह हो। मेरी बहन को तो मैंने खो दिया है, अब तुम तीनों को भी मैं नहीं खोना चाहता, इसलिए तुम तीनों कड़ी मेहनत करो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। अपने पैरों पर खड़े हो जाने के बाद मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा। तुम सब खुद को इस लायक बनाओ कि दहेज तुम्हें नहीं बल्कि उन्हें देना पड़े। इतना कहकर गोविंद कमरे में चला जाता है। कमरे में गोविंद खुद से कहता है, मैंने जो अपनी एक किडनी बेची है जिससे मुझे 50 लाख रुपए मिले हैं, इससे अब मैं अपनी बहनों को पढ़ाऊंगा, पढ़ा लिखा कर उन्हें उनके पैरों पर खड़े करूंगा। इतना कहकर गोविंद सो जाता है। गोविंद सपने में सावित्री के साथ बिताए हुए लम्हों को याद करता है, जिसे याद करते हुए गोविंद की आंखों से आंसू आ जाते हैं और रोते रोते गोविंद सो जाता है। सुबह उठकर जब गोविंद देखता है तो राजेश और सरोज की शादी का फंक्शन चल रहे होते हैं और उनकी शादी 2 दिन में ही होती है। इन सबको इग्नोर करते हुए गोविंद अपने काम के लिए निकल जाता है। इधर सरोज भी राजेश से शादी न करने को लेकर काफी ज्यादा परेशान रहती है, पर अपने पिताजी के दिए हुए कसम के कारण वो इस बार शादी नहीं तोड़ सकती थी। आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जब सरोज और राजेश की शादी हो रही होती है, जहाँ सरोज बहुत ज्यादा परेशान नजर आती है। तभी राजेश सरोज से सच्चाई पूछता है। सरोज राजेश को पूरी सच्चाई बता देती है गोविंद और अपने रिश्ते के बारे में, जिसके बाद राजेश सरोज से शादी न करने का फैसला तो करता ही है, बल्कि सरोज के पिताजी को भी समझाता है कि उन्हें मौका दे। शादी सिर्फ 2 परिवारों के लिए नहीं होती, बल्कि 2 लोगों के बीच भी होती है। दोनों लोगों के बीच प्यार होना जरूरी है। मैं तो सरोज से प्यार करता हूँ, पर सरोज मुझसे प्यार नहीं करती। सरोज के दिल में सिर्फ गोविंद है। बेहतर यही होगा कि आप गोविंद को मौका दें और सरोज और गोविंद की शादी करवाएं। इतना कहकर राजेश वहाँ से अपनी फैमिली को लेकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सरोज के पिताजी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सरोज से माफी मांगते हुए सरोज को मौका दे देते हैं और गोविंद के पास जाकर कहते हैं कि तुम जब तक अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर लेते तब तक मैं इंतजार करूंगा, पर तुम मेरी बेटी से ही शादी करोगे, इस बात का वादा करो। जिसके बाद गोविंद सरोज से शादी करने का वादा कर देता है। 6 साल बाद गोविंद की तीनों बहनें अपने अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी। दूसरी बहन थी जो जिसका नाम था सीता, वो पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बन चुकी थी, जो कि उसका सपना था और इस सपने से वो बहुत ज्यादा खुश थी कि वो डॉक्टर बन चुकी है। सीता का सपना पूरा हो जाता है और सीता को इस बात की बहुत खुशी होती है। सीता अब अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ गोलू भी एक यूट्यूबर बन चुकी थी।
जो कि अपने मोबाइल के माध्यम से पैसे कमाया करती थी। शहर शहर जाकर वहाँ के नए नए डिश को ट्राई करती थी और उनके बारे में लोगों को बताती थी, जिसकी वजह से वो भी अब मोबाइल के माध्यम से पैसे कमा रही होती है और अपने पैरों पर खड़ी होकर बहुत खुश होती है। चौथी बहन थी वृंदा, जिसका बर्ताव तो लड़कों की तरह था। वो तो पूरी तरह से ही बदल चुकी थी और पढ़ लिख कर एक टीचर बन चुकी थी, जो दिखने में काफी ज्यादा सुंदर और सुशील थी। अपनी तीनों बहनों को अपने अपने पैरों पर खड़े होते हुए देखकर गोविंद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इस तरह गोविंद की बहनें अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है, जिसके बाद गोविंद तीनों बहनों के लिए रिश्ते ढूंढना शुरू कर देता है। गोविंद तीनों बहनों के लिए रिश्ते ढूंढता उससे पहले ही वृंदा गोविंद से कहती है, मैं महेश नाम के एक लड़के से प्यार करती हूँ, जो मेरे साथी है और टीचर है। मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। क्या आपको ये शादी मंजूर है? मैं आपको महेश से मिलवा भी दूंगी। जिसके बाद गोविंद महेश के साथ मिलने का फैसला कर लेता है। गोविंद को महेश पसंद आ जाता है और गोविंद महेश और वृंदा के रिश्ते के लिए मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ गोलू भी अपने साथ काम करते हुए कैमरामैन के साथ शादी करने का फैसला करती है और इस बात को गोविंद को बताती है। जिसके बाद गोविंद सुरेश से मिल लेता है और गोलू और सुरेश की शादी के लिए भी हाँ कह देता है। गोविंद सीता से कहता है, क्या तुम्हें भी कोई लड़का पसंद है जिससे तुम शादी करना चाहती हो? जिस पर सीता कहती है, नहीं भैया, मेरी लाइफ में तो ऐसा कोई भी नहीं है, पर आप जिससे मेरी शादी करवाना चाहे मैं उससे शादी कर लूंगी। जिसके बाद गोविंद ही सीता के लिए एक अच्छा सा रिश्ता लाया रहता है। लड़के का नाम मंगेश होता है, जो कि कॉलेज में प्रोफेसर का काम कर रहा होता है। जिसके साथ गोविंद सीता की शादी करवाने का फैसला कर लेता है। इस तरह गोविंद अपनी तीनों बहनों को अपने पैरों पर खड़े करवा कर बिना दहेज के उनके पसंद किए गए लड़कों के साथ और सीता की शादी अपने पसंद किए गए लड़के के साथ करवा देता है। इस तरह से गोविंद की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। जिसके बाद गोविंद सरोज के पास जाता है। सरोज और गोविंद पूरी तरह से ज्यादा एज के हो गए रहते हैं, पर फिर भी गोविंद सरोज के साथ शादी करता है और सरोज के साथ खुशी खुशी रहता है। इस तरह गोविंद अपनी जिम्मेदारी को पूरा करता है और अपने प्यार से शादी कर लेता है और अपने प्यार के साथ बहुत ही खुशी खुशी रहता है। बीच बीच में उनकी बहनें अपने पतियों के साथ